सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 3 धातु और धातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने थर्मिट प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। यह थर्मिट प्रक्रिया एक प्रकार की विस्थापन प्रक्रिया होती है और ये विस्थापन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अंत में हमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। उसके अलावा लास्ट 2 वीडियो में हमने मध्यम सक्रिय धातु का निष्कर्षण, उच्च सक्रिय धातु का निष्कर्षण, कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धातु का शुद्धिकरण। हमने जो धातु प्राप्त की वो मध्यम सक्रिय धातु हो, उच्च सक्रिय धातु या कम सक्रिय धातु, वो धातु को हमने उनकी अयस्क में से प्राप्त किया था। धातु को हमने उनकी अयस्क में से प्राप्त किया था। ये अयस्क में से हमें धातु प्राप्त होती है। ये धातु हम सोचते हैं उतनी शुद्ध नहीं होती, मतलब ये धातु अशुद्ध स्वरूप में होती है। ये धातु अशुद्ध स्वरूप में होती है, तो इन धातु का हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इन धातु का हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा और यह शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण, विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण, विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण की जो पद्धति होती है, विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण की जो पद्धति है वो बेस्ट पद्धति है और विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण की पद्धति से हम ये तो अशुद्ध धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इतना है कि आगे के 2 वीडियो में हमने जो धातु प्राप्त की वो मध्यम सक्रिय धातु का निष्कर्षण हो या कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण हो या उच्च सक्रिय धातु का निष्कर्षण हो, धातु हमें मिल गई, परंतु वो धातु उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी हम सोचते, उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती है। तो यह अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना जरूरी है और ये अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए जो पद्धति का उपयोग होता है वो उपयोग है विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण। वो विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण। अभी कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, चांदी, कॉपर, जिंक, टिन Sn, निकल, चांदी मतलब सिल्वर और गोल्ड, यह धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय रिडक्शन करने में आता है। यह धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय रिडक्शन करने में आता है। यह धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय रिडक्शन किया जाता है। कौन सी पद्धति? रिडक्शन करना है पर विद्युत अपघटनीय रिडक्शन। यह विद्युत अपघटनीय रिडक्शन की विधि में क्या होता है? ये विद्युत अपघटनीय रिडक्शन की विधि में अशुद्ध धातु की छड़, अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है उससे एनोड के रूप में लिया जाता है। अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है उससे एनोड के रूप में लिया जाता है। अशुद्ध धातु की जो छड़ है उसे एनोड के रूप में, और जो शुद्ध धातु की छड़ है
जो शुद्ध धातु की छड़ है उसे कैथोड के रूप में लिया जाता है। जो शुद्ध धातु की छड़ है उससे कैथोड के रूप में लिया जाता है। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड और शुद्ध धातु की पतली पट्टी को हम कैथोड के रूप में लेते हैं। और धातु के लवण का विलयन, धातु लवण का विलयन, लवण का विलयन हम विद्युत अपघटनीय विलयन के रूप में उपयोग करते हैं। धातु लवण के विलयन का हम उपयोग करते हैं विद्युत अपघटनीय विलयन। मतलब 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अशुद्ध धातु की छड़ को हम एनोड के रूप में लेते हैं, शुद्ध धातु की छड़ को हम कैथोड के रूप में लेते हैं, और धातु के लवण के विलयन का उपयोग हम विद्युत अपघटनीय विलयन के रूप में करते हैं। अभी क्या करना है, तो आकृति अनुसार हमें समायोजित करने साधनों को, तो ये एक पात्र है जिसके अंदर हम कॉपर का शुद्धिकरण करना है। तो 2 छड़ हमने कॉपर की लगाई है। एक अशुद्ध कॉपर की छड़ है, ये सपोज मान लीजिए कि यह शुद्ध कॉपर की छड़ है और यह जो है वो अशुद्ध कॉपर की छड़ है, और विद्युत अपघटनीय विलयन के रूप में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। जो हमने आगे बात बताई कि अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड के रूप में, और धातु लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघटनीय विलयन के रूप में होता है। मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन का उपयोग हम करेंगे विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में, और इसे हम एनोड के रूप में लेते हैं तो इसे बैटरी के धन ध्रुव के साथ जोड़ेंगे और इसे बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ देंगे। इसे बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ेंगे और इसे बैटरी के धन ध्रुव के साथ जोड़ते हैं। जो एनोड है उसे बैटरी के धन ध्रुव, जो बड़ा वाला सिरा होता है वो धन ध्रुव माना जाता है, छोटा वाला सिरा ऋण ध्रुव माना जाता है। अभी यह विद्युत विभाज्य विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत विभाज्य विलयन में से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जो भी अशुद्ध धातु होगी वो इसमें पिघल जाती है। अशुद्ध कॉपर इसमें पिघल जाता है, मतलब अशुद्ध कॉपर विद्युत विभाज्य विलयन में पिघलता है, और विद्युत विभाज्य में जितना कॉपर पिघला है, यहाँ से जितना कॉपर यहाँ पर पिघलेगा उतनी ही मात्रा में कॉपर, शुद्ध कॉपर कैथोड पर एकत्र होता है। जितना एनोड पर से पिघलेगा उतना ही कॉपर कैथोड पर एकत्र होगा, और जो विलेयी अशुद्धि होती है वो विलयन में जाती है, जबकि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी अविलेयी अशुद्धि पात्र की तली में कीचड़ के रूप में जमा होती है। पात्र की तली में कीचड़ के रूप में जमा होती है। इधर जो विलेयी अशुद्धि है वो विलयन में चली जाएगी, पर जो अविलेयी अशुद्धि होती है वो पात्र की तली में जमा होती है, जिसे हम कहते हैं एनोडिक पंख, जिसे हम कहते हैं एनोडिक पंख। तो यहाँ पर जो समीकरण की चर्चा हम करेंगे कि एनोड पर जो Cu था वो अशुद्ध Cu था और कैथोड पर हमें शुद्ध Cu मिल गया, तो यहाँ से उसका विघटन हुआ था +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैथोड पर वो कॉपर एकत्र हो गया, पर ये कॉपर शुद्ध होगा। फाइनली हमें आउटपुट में मिलता है अशुद्ध कॉपर में से शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होता है। अशुद्ध कॉपर में से शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम प्योर धातु भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था उसी प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं कि धातु को उनके ऑक्साइड में से प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है। धातु को उनके ऑक्साइड में से प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो उसमें हमने 3 प्रक्रिया पढ़ी थी।
एक तो कम सक्रिय होगी, उनके ऑक्साइड को गर्म करते हैं, उनके ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। जो कम सक्रिय धातु होती है उनके ऑक्साइड को मात्र गर्म करने से हम उसमें से धातु प्राप्त कर सकते हैं। मर्क्यूरी शिन्ना बार हमने देखा था, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो कम सक्रिय धातु होगी उनके ऑक्साइड को गर्म करने से उसमें से धातु मुक्त होती है। जो मध्यम सक्रिय धातु होती है, जो मध्यम सक्रिय धातु होती है उसका पहले हम भंजन या कैल्सिनेशन द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरण करेंगे, फिर उस ऑक्साइड का कार्बन द्वारा रिडक्शन करेंगे। जो मध्यम सक्रिय धातु होती है उसका हम क्या करेंगे, मध्यम सक्रिय धातु होती है उसका हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम भंजन अथवा तो कैल्सिनेशन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से उसका हम ऑक्साइड में रूपांतरण करेंगे और तत्पश्चात हम उसका कार्बन के द्वारा रिडक्शन कर देंगे, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn+CO। एंड थर्ड प्रोसेस जो उच्च सक्रिय होती है, अधिक सक्रिय होती है, उनका क्या करेंगे, अधिक सक्रिय धातु जो होगी उनका हम रिडक्शन पद्धति से निष्कर्षण नहीं कर सकते, इसीलिए जो उच्च अधिक सक्रिय धातु के ऑक्साइड का पिघलित विलयन का विद्युत अपघटनीय रिडक्शन करते हैं और हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों प्रकार की धातु हमें प्राप्त हो रही है। तो ये था धातुओं की प्राप्ति। धातु कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो फाइनली इस चैप्टर्स के अंतर्गत और कुछ भी नहीं है। धातु के गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म, अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म, अधातु के रासायनिक गुणधर्म, फिर है आयनीय यौगिक, फिर है धातु की प्राप्ति जिसमें हमने पढ़ा था उच्च सक्रिय, कम सक्रिय और मध्यम सक्रिय। उसके पश्चात क्षरण का मुद्दा है, क्षरण कैसे होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। एंड फिर मिश्र धातु क्यों बनती है, मिश्र धातु का फ़ायदा क्या है, वो भी हमने पढ़ा था। अभी 2-3 प्रश्नों को हम देखते हैं कि प्लेटिनम, सोना, चांदी गहने बनाने में उपयोगी होता है। सर्वप्रथम तो इसमें धातु का एक पॉइंट लिखना है कि प्लेटिनम, सोना या चांदी उसकी धातुीय चमक होती है। फिर धातु का और एक गुणधर्म है, उसमें टिकाऊपना और तनावपने का गुणधर्म है। इसीलिए हम गहने को जिस प्रकार का आकार देना चाहते वो दे सकते हैं। प्लस ये पानी या एसिड के साथ कोई भी प्रकार की प्रक्रिया करती नहीं है। 3 पॉइंट्स है, चमक है, तनावपना और टिकाऊपना, उसके कारण हम आकार दे सकते हैं। प्लस पानी या तो एसिड के साथ ये प्लेटिनम, सोना, चांदी प्रक्रिया नहीं करते। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का संग्रह तेल में किया जाता है बिकॉज ये बहुत सक्रिय है, बहुत सक्रिय, इसीलिए हवा या तो हवा के ऑक्सीजन के साथ या नमी के साथ प्रक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यह हाइड्रोजन गैस दहनशील होता है, इसीलिए विस्फोट के साथ जल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसे हवा में खुला नहीं छोड़ते, परंतु उसे हम तेल में रखते हैं। एल्यूमिनियम बहुत ही प्रतिक्रियात्मक धातु है, सक्रिय धातु है, फिर भी रसोई के बर्तन बनाने में उसका उपयोग होता है। तो उसमें 2-3 पॉइंट्स है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो हवा के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पतला स्तर बनाता है, रक्षणात्मक स्तर बनाता है, बराबर। दूसरा, एल्यूमिनियम का गलनांक उच्च है, इसीलिए ऊष्मा का अच्छा चालक कह सकते हैं। गलनांक उसका उच्च है, इसीलिए एल्यूमिनियम को हम ऊष्मा का अच्छा चालक भी कह सकते हैं। और अन्य धातुओं की तुलना में उसका उत्पादन मूल्य कम है, मतलब खर्च कम होता है। मतलब पहला पॉइंट रक्षणात्मक आवरण का है, दूसरा गलनांक उच्च है, अच्छा चालक हो जाता है,
और थर्ड पॉइंट्स जो है, अन्य धातुओं की तुलना में उसका उत्पादन मूल्य कम है, इसीलिए रसोई के बर्तन एल्यूमिनियम में से बनाए जाते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क सामान्य रूप से निष्कर्षण द्वारा ऑक्साइड में बदली जाती है। ये बात की हमने चर्चा की थी भंजन और कैल्सिनेशन में। क्योंकि धातु प्राप्त करने के लिए हम धातु ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। धातु ऑक्साइड में से धातु प्राप्त करना सरल है, नो डाउट। कार्बोनेट और धातु सल्फाइड में से भी हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। ये है धातु कार्बोनेट और यह है धातु सल्फाइड। ये है धातु सल्फाइड। इसमें से भी धातु प्राप्त होती है, परंतु होगा क्या? और ये है धातु ऑक्साइड। इसमें से भी धातु प्राप्त होती है, पर इसमें से जो धातु प्राप्त होगी उसकी तुलना में धातु ऑक्साइड में से धातु प्राप्त होगी वो सरल है, वो सरलता से उसका रिडक्शन हो जाता है। धातु कार्बोनेट या धातु सल्फाइड में से धातु का रिडक्शन थोड़ा कठिन है, जबकि धातु ऑक्साइड में से धातु का रिडक्शन थोड़ा इजी है, सरल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क सामान्य रूप से निष्कर्षण के दौरान ऑक्साइड में बदली जाती है। फिर कॉपर गर्म पानी की टंकी बनाने में उपयोग में आता है, स्टील नहीं आता है। कॉपर ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करता और पानी की वाष्प के साथ प्रक्रिया नहीं करता, मतलब कॉपर कोई भी पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करता। स्टील लोहे की मिश्र धातु है और आपको पता है लोहा पानी की वाष्प के साथ प्रक्रिया करता है, इसीलिए स्टील में रहा हुआ जो लोहा है उसका धीरे धीरे क्षरण होता है, इसीलिए स्टील का उपयोग टंकी बनाने में नहीं होता है। कॉपर का इसीलिए नहीं होता है, कॉपर का होता है इसीलिए होता है क्योंकि तीनों प्रकार के पानी के साथ कोई प्रक्रिया नहीं होती, गर्म पानी, ठंडा पानी या पानी की वाष्प। स्टील का इसीलिए नहीं होता है, स्टील आप देखो तो स्टील लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। स्टील को आपने देखा हो तो स्टील लोहा और कार्बन की मिश्र धातु। अभी लोहा पानी की वाष्प के साथ प्रक्रिया करता है, यदि स्टील में से हम टंकी बनाएं तो स्टील में जो लोहा है वो गर्म पानी की वाष्प के साथ प्रक्रिया करेगा और धीरे धीरे उस लोहे का क्षयन होगा। इसीलिए स्टील का उपयोग हम गर्म पानी की टंकी बनाने में नहीं करते। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।